हेडिंग लगा लो इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। तो हम लोग इमेज 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 की बार बार बात कर रहे हैं, है ना, कि इमेज बन रहा है, इमेज बन रहा है, इमेज बन रहा है। तो अब एग्जैक्टली ये समझते हैं कि इमेज बन कैसे रहा है। नहीं पढ़ाए थे, ये भी पढ़ा रहा है, ठीक है। तो एग्जैक्टली अब ये समझते हैं कि आखिर ये जो इमेज की हम लोग जो बार बार बात कर रहे हैं ना, ये आखिर बन कैसे रहा है, कैसे इसका फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। देखो, तो इमेज फॉर्मेशन भाई अगर हम स्फेरिकल मिरर की बात करें तो हमारे पास दो तरीके के स्फेरिकल मिरर होते हैं। एक हमारा इमेज बनेगा कॉनकेव में, कॉनकेव मान लो यहाँ पर अगर हमें कॉनकेव मिरर रख दें तो कॉनकेव मिरर के थ्रू हमारा इमेज बनेगा। अगर कॉन्वेक्स मिरर रख दें तो कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू भी क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो दोनों की हम लोग बात करेंगे। तो पहला बाई कॉनकेव मिरर, कौन से मिरर की बात करते हैं, कॉनकेव मिरर की बात करते हैं। अब देखो, कॉनकेव मिरर में इमेज बनाने से पहले हमें कुछ रूल समझने पड़ेंगे। क्या समझने पड़ेंगे, रूल्स। अगर इमेज बनाना है और अगर इन रूल्स को अगर समझ लिया तो समझ लो मोस्ट या जो आधा चैप्टर है वो तुम्हें समझ में आ जाएगा। क्या करना है, हमें मिरर बनाना है। तो मिरर बनाने के लिए कुछ रूल्स हैं। क्या रूल हैं, इनको समझते हैं, ठीक है। देखो, तो रूल्स की बात करते हैं। रूल्स फॉर ट्रेसिंग इमेज फॉर्म्ड बाय मिरर। और ये जो रूल है ना वो दोनों के लिए काम करेगा। किसके लिए काम करेगा, दोनों के लिए रूल्स हैं। कुछ रूल्स हैं, इमेज बनाना है तो हमें कुछ रूल्स को ध्यान रखना पड़ेगा। और ये हम जो रूल देख रहे हैं वो दोनों के लिए देख रहे हैं, कॉनकेव के लिए भी और कॉन्वेक्स के लिए भी, ठीक है। अब देखो, पहला रूल ध्यान से सुनना, रूल नंबर फर्स्ट। देखो, मान लो हमने कहा कि अगर मेरे पास कोई एक मिरर है, कैसी मिरर है ये, कॉनकेव, या एक दूसरी मिरर है कॉन्वेक्स। तो क्या होता है कि मान लो हमें ये सब बातें पता है कि हाँ भाई ये हमारी क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस होती है। ये क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस होती है। देखो, रूल नंबर फर्स्ट देखो क्या है। यहाँ पे हमें सब सारी चीज़ें पता है कि यहाँ पर हमारे पास होता है C, यहाँ पर होता है F और यहाँ पर होता है कहीं P। इसमें भी क्या होगा, यहाँ पर कहीं F होगा, यहाँ पर कहीं C होगा, होगा ना। पहला रूल ध्यान से सुनना, अगर कोई रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस। ये पहला रूल है। रूल नंबर फर्स्ट समझ में आया। क्या है रूल नंबर फर्स्ट, कि इफ अ रेज पैरेलल to principal axis after reflection it passes through focus। ये कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। चलो बनाते हैं। मान लो कि हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट थी, ध्यान सुनो, यहाँ पर कोई एक ऑब्जेक्ट थी, ये था मान लो A, ये था B। ऑब्जेक्ट मतलब ऐसे मान लो हम जैसे खड़े हैं यहाँ पर और हमारे सामने यहाँ पर कोई एक मिरर खड़ी है, लगी हुई है। तो ये हमारा पैर है और ये हमारा सर है। तो देखो, हमने कल ही बताया था कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट से बहुत सारी रेज चलती हैं, एक दो रेज नहीं चलती। अगर ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, कई बार बताएं इस चीज़ को ध्यान रखना, कोई एक अगर ये मान लो एक कैंडल है तो बहुत सारी यहाँ से क्या करेंगी, बहुत सारी रेज चलेंगी, बहुत सारी रेज चलेंगी। तो हमें एक ऐसी रेज लेनी है, एक ऐसी रे लेनी है जो इस प्रिंसिपल एक्सिस के कैसे हो, पैरेलल हो। हमने कहा ना बहुत सारी रे चलेंगी, तो हमें एक ऐसी रे लेनी है जो कैसी हो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो हमने क्या कर लिया, हमने एक ऐसा रे ले लिया जो प्रिंसिपल एक्सिस के कैसा चल रहा हो, यहाँ से मान लो जो प्रिंसिपल एक्सिस के कैसा चल रहा हो, पैरेलल चल रहा हो। ये एरो भी दिखाते हैं, पता चलता है कि रे इधर से इधर की तरफ। अगर एरो नहीं लगाओगे तो पता चलेगा रे किधर से इधर की तरफ चली नहीं। तो ये इस तरफ से इस तरफ की तरफ। तो क्या बोला गया है, रूल क्या है कि इफ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू फोकस। कहां से पास हो जाएगी ये पहला रूल हुआ। हाँ, मतलब ऐसा नहीं हो सकता, मतलब फोकस से जो अगर पास होगी तो फिर उसके तो अभी तो पहला रूल है ना, अभी तो दूसरे तुम तीसरे रूल की बात कर रही हो। हाँ चलो बारी बारी समझते हैं। ठीक, ये पहला रूल हुआ। इन केस ऑफ किसके लिए, कॉनकेव मिरर के लिए। कॉन्वेक्स की भी देख लेते हैं।
चलो, तो मान लो कि हमारे पास यहाँ पर हमने कोई एक ऑब्जेक्ट रख दिया था, ऑब्जेक्ट क्या हम ही मान लो है, यहाँ पर हम ही खड़े हैं, यहाँ पर एक मिरर खड़ी है, तो हमारे से बहुत सारी रेज चलेगी, बहुत सारी रेज चलेगी, तो हमें ऐसी रेज लेनी है जो केवल और केवल कैसी हो, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब देखो अब ये इस तरफ तो जा नहीं सकती, इस तरफ तो नहीं जा सकती, तो क्या होगी, ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, इस तरीके से हो जाएगी ना। तो क्या करेगी, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, हम इसको ऐसे पीछे की तरफ अगर बढ़ाएं तो क्या लग रहा है कि ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो किसी एक पॉइंट से होकर के जा रही है, और कहां से होकर के जा रही है, फोकस। तो वही बात है, चाहे इस केस में लो चाहे इस केस में लो, अगर इस केस में बनाओगे तो डायरेक्टली रिफ्लेक्ट करा देना है फोकस से, और अगर इस केस में कराओगे तो ऐसा सीम्स होगा कि ये फोकस से होकर के जा रही है, एग्जैक्टली नहीं जा रही है, ऐसा सीम्स हो रहा है, ऐसा फील हो रहा है, बट एग्जैक्टली नहीं है। तो ये पहला रूल हो गया दोनों के लिए, ठीक है। लिख लो इसको पहले बना लो, ये पहले दोनों फिगर बनाओ, और इसके लिए लिखो और इसके लिए भी लिख लो थोड़ा सा। इसमें लिख लेना ऐसे कि इफ अ रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, हाँ ट्रेसिंग, प्रिंसिपल एक्सिस, इफ अ रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट अपीयर्स, क्या बोलेंगे, इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम फोकस। ये किसके लिए लिखवाया है, ये स्टेटमेंट किसके लिए है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए है, और ये स्टेटमेंट है सेम वही चीज़ है, बस इसमें एक नया वर्ड आ गया है, इट अपीयर्स, क्योंकि ऐसा फील हो रहा है, ऐसा एग्जैक्टली में नहीं है, ऐसा सचमुच का नहीं हो रहा है। ये पहला रूल था। जल्दी करो, दूसरे रूल पर आते हैं। देखो सेकेंड रूल की बात करते हैं, रूल नंबर 2, ठीक है। ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट नहीं है, रूल नंबर 2। देखो रूल नंबर 2 क्या होता है, मान लो हमने कहा मेरे पास फिर से वही दो चीज़ें हैं, कॉनकेव मिरर और इस तरफ बना लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ये इसकी क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस होती है, ये भी इसकी क्या होगी, कहीं प्रिंसिपल एक्सिस होगी। तो देखो रूल नंबर 2 क्या है, यहाँ पर हमें पता है कि यहाँ पर होता है C और यहाँ पर कहीं होता है F, ठीक है। मान लो कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, एक ऑब्जेक्ट है, तो क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट से बहुत सारी रे चलेगी, तो हमने पहली वाली कंडीशन देखी। अब मान लेते हैं कि जो एक दूसरी रे है वो फोकस से होकर के जा रही है, कहाँ से जा रही है, फोकस से। इफ अ रेज पासिंग थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकेम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। रूल नंबर 2 क्या हो गया कि अगर कोई रेज फोकस से होकर के जाएगी तो रिफ्लेक्शन के बाद ये कैसी हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। ये हमारा रूल नंबर 2 है, बना दो इसको पैरेलल। ये है इंसिडेंट रे, ये है रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। इंसिडेंट रे कहाँ से गई, अगर फोकस से जाएगी तो मस्ट है कि पैरेलल ही हो जाएगी। चलो इस केस में देख लेते हैं। मान लो कि हमने कहा यहाँ पर हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट थी AB, यहाँ पर हमारे पास होगा कहीं F और यहाँ पर होगा हमारे पास C। नहीं, A क्यों लिखे हैं, सर पैर दोनों होगा ना इसका, क्यों नहीं, देखो AB दोनों है, इसमें क्या दिक्कत है। अब देखो अब क्या हुआ, अब यहाँ से हमें यही वाला रूल इसमें भी अप्लाई करना है। तो ऐसी एक रेज होगी जो फोकस से होकर के जाना चाह रही होगी, बट जाएगी तो है नहीं, मतलब अगर हम इसको ऐसे पीछे की तरफ बढ़ा दें, ऐसा लग रहा है कि ये कहाँ से जाना चाह रही थी, फोकस से होकर जाना चाह रही थी, बट जाएगी तो नहीं ना, क्योंकि इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा ना। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकेम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। बात समझ में आ गई, इधर की तरफ से निकाल लो, ऐसे नहीं। हाँ, उसको दिखा दो कि वो हमारी कहाँ तक पास हो गई। हाँ, ये थोड़ा दिखाना पड़ेगा, डैश लाइन से। कैसे लाइन से, डैश लाइन से, और ये फिर इस तरह से पैरेलल बनाना एकदम, ठीक है जी। नहीं ऐसा नहीं, देखो कुछ नहीं है। हमने कहा कि भाई एक ऑब्जेक्ट है, तो एक ऑब्जेक्ट के ढेर सारी क्या होती है, रेज निकलती हैं, बहुत सारी रेज ऐसे 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 करके ढेर सारी रेज निकल रही होंगी। तो हमें एक ऐसे रेज को लेना है, चुनना है, पिक करना है जो कहाँ से होकर के जाना चाह रही थी, फोकस से। मतलब उसका निशाना कहाँ था,
फोकस पर था। ऐसे समझो कि अगर वो जाती इस तरफ से तो कहाँ से होकर के जाती, फोकस से होकर के जाती, बट जाएगी तो है नहीं, क्यों, क्योंकि बीच में क्या लगा है, मिरर, तो रुक गई। तो बाकी की बची हुई लाइन को क्या कर देंगे, डैश लाइन से दिखा देंगे। तो अब यहाँ से रिफ्लेक्शन होगा ना, तो अगर एक लाइन, एक रे जो है अगर फोकस से होकर के जाना चाह रही थी तो रिफ्लेक्शन के बाद वो कैसे हो जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। जो इसमें था सेम वही इसमें है। इसमें फिगर कुछ इस तरीके से बनेगा। बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? सिंपल सी बात समझो कि अगर फोकस से होकर के जाना चाह रही थी तो कैसे हो जाएगी, रिफ्लेक्शन होगा ना फिर, तो रिफ्लेक्शन के बाद कैसे जाएगी, वापस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। वर्ड याद रखो, कौन सी एक्सिस के पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक, तो ये हमने बना लिया। देखो ये जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कैसी है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है ना। तो बस फर्स्ट वाला देखो, ये भी वही चीज़ है। ये कहाँ से होकर गई, फोकस से होकर के गई। कहाँ से गई, फोकस से। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट बिकेम पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इसके देखना है किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल देखना है, ये ध्यान रखो। ये हमारा हो गया सेकेंड रूल। ठीक है, एक और हम लोग रूल देखते हैं, थर्ड रूल की बात कर लेते हैं, जल्दी करो। थर्ड रूल नहीं, इसमें कुछ नहीं लिखना, कुछ नहीं लिखना, कुछ नहीं पूछता कभी नहीं कि बताओ स्टेटमेंट, ये तुम्हारे समझने के लिए है। ठीक है, अब रुकिए, ड्रॉ कर देते हैं। जल्दी करो। देखो थर्ड रूल क्या है। थर्ड रूल बड़ा ही सिंपल सा है, बच्चों वाला रूल है। क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई एक कॉनकेव मिरर है जिसमें प्रिंसिपल एक्सिस है और जहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पर प्रिंसिपल फोकस है, और मान लो कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर ऐसे खड़ी है ना, थोड़ा दूर बना लो, मान लो कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ ऐसे खड़ी है। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये इसका सर है, ये इसका पैर है। तो अगर मान लो हमने कहा कि बहुत सारी रेज चलती हैं, तो हमें किसी एक ऐसे रेज को चुनना है जो कहाँ से होकर के जा रही हो, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जा रही हो। कहाँ से होकर के जा रही हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जा रही हो। इतना बड़ा मिरर बना लो। तो ये हमारी इंसिडेंट रे, ध्यान से देखो, ये इंसिडेंट रे है। तो जब रिफ्लेक्शन होगा इसका तो ये सेम पाथ को रिपीट करेगी, उसी पाथ से होकर के चली जाएगी, कोई दूसरा पाथ नहीं बनाएगी। ये बात समझ में आई सभी को? कॉन्वेक्स मिरर के केस में देख लो क्या हो जाएगा। देखो हमारे पास कोई एक कॉनकेव मिरर है, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर फोकस है। हमने कहा बहुत सारी रेज चलती हैं, तो हमें बहुत सारी रेज से मतलब नहीं है। हमने एक ऐसे रेज को चुना है जो कहाँ से होकर के जा रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जा रही है। तो अगर कोई ऐसी रेज है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जा रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये सेम पाथ में क्या हो जाएगी, चली जाएगी, अपने पाथ को रिपीट कर देगी। जिस पाथ से आई है, जिस रास्ते से आई है, उसी रास्ते से वापस लौट जाएगी। सिंपल, यही हमारा थर्ड रूल है। ऐसा रूल है, ऐसा होता है मिरर में, ऐसा देखा गया। ठीक है, मिरर होता तो सब तुम लोग को दिखाते हैं, चलो कभी लाएंगे तो दिखाएंगे। तो ये हमारा थर्ड रूल है। किसके लिए, कॉनकेव के लिए। कॉन्वेक्स के लिए देख लो जरा, कॉन्वेक्स के लिए देख लो। ये मान लो हमारे पास क्या है, यहाँ पर फोकस होगा और यहाँ पर क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। मान लो कि हमारे पास ये इतनी बड़ी कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसका नाम दे दिया ए बी। ये ए है, ये बी है, ये इसका सर है, ये इसका पैर है। अब एक ऐसी रेज जो कहाँ से होकर के जाना चाह रही थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो कैसे बनाएंगे, देखो ध्यान से देखो कैसे बनाएंगे। कुछ ऐसे बनाएंगे। ये कहाँ से होकर के जाना चाह रही थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाना चाह रही थी, बट जाएगी नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ से अब ये क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो कैसे रिफ्लेक्ट होगी, सेम पाथ पर। जिस पाथ से आई है उसी पाथ से चली जाएगी, जहाँ से आई है उसी रास्ते से चली जाएगी। रेज की बात हो रही है। ठीक है, बात समझ में आया। सेकेंड वाला देखो, ये किसके लिए हम लोग बना रहे हैं, कॉन्वेक्स मिरर के लिए बना रहे हैं। तो ये कॉन्वेक्स मिरर है ना, ये कॉन्वेक्स मिरर है। अब कॉन्वेक्स मिरर में हमने कहा कि बहुत सारी रेज, यहाँ पर अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को रखे हैं तो बहुत सारी रेज चलेंगी, अनंत, इनफाइनाइट। तो हमें किसी एक रे को पकड़ना है, और हमने कैसे रे को पकड़ लिया, एक ऐसे रे को पकड़ा है जो कहाँ से होकर के जाना चाह रही थी, जिसकी डायरेक्शन कैसे थी, वो ऐसा लग रहा था कि बस ये जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही होकर के जाना चाह रही है।
तो हमने ऐसे वाले रे को पकड़ लिया। तो ये देखा गया कि जिस पाथ से आई उसी पाथ से वापस चली, बट यहाँ तक ये जाएगी नहीं, ऐसा फील होगा कि यहाँ से ऐसे ही जाना चाह रही थी। अगर यहाँ पर छोटा सा अगर हम ऐसे अगर छेद कर दें, होल कर दें, तो क्या हो जाएगा फिर ये एग्जैक्टली चली जाएगी। बट ऐसे नहीं करना है भाई, मिरर है ना, मिरर अगर फूट गया तो फिर किसी काम का नहीं। ठीक, तो ये हमारे थर्ड रूल है। एक और लास्ट रूल, रुक जाइए, अब बनाते हैं। देखो फोर्थ रूल की बात करते हैं। रूल नंबर 4 क्या होता है, बड़ा ही आसान है। रूल नंबर 4 क्या कहता है कि मान लो अगर कोई ये कॉनकेव मिरर है और ये हमारी है प्रिंसिपल एक्सिस, तो अगर कोई रे डायरेक्टली यहाँ पर फॉल हुई तो जिस एंगल पर फॉल होगी उसी एंगल से बाहर निकल जाएगी। मान लो अगर ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा। कहने का मतलब थीटा अगर नहीं समझ सकते तो ये मान लो अगर 45 है तो ये भी क्या होगा, 45। ये हमारा रूल नंबर बस 4 है। बस हो गया। ठीक है। कॉन्वेक्स के लिए देख लो, कॉन्वेक्स के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर होगा हमारे पास फोकस, यहाँ पर होगा प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ पर भी फोकस और प्रिंसिपल एक्सिस से, सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस से कोई लेना देना है नहीं। ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ऐसे फॉल हुई, जिस एंगल पर मान लो 45 डिग्री पर फॉल हुई तो 45 डिग्री पर रिफ्लेक्ट कर गई। ये हमारा है रूल नंबर 4, ठीक है। इसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते थे, एंगल ऑफ इंसिडेंट ना, आई, और इसे क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक, चलो, तो ये हमारे रूल्स बन गए। अब हम लोग आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। तो जब हम अगर इमेज की बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा, हमें 3 बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। हमें 3 पॉइंट्स रिमेंबर रखने हैं, ठीक है ना। तो फॉर इमेज वी रिमेंबर 3 थिंग्स। ठीक है, हमें 3 चीजें ध्यान रखनी है इमेज के रिगार्डिंग। हमें 3 बातें हमेशा ध्यान रखनी है कि जब भी कोई इमेज बनेगा तो उस इमेज की हम 3 चीजें बताएंगे। क्या बताएंगे, 3 चीजें। कौन कौन सी, पोजीशन, नेचर, और एक और चीज हम लोग बताते हैं, साइज। ठीक, 3 चीजें हम लोग क्या क्या बताएंगे, बात समझो। इमेज की हमेशा 3 चीजें बताएंगे। क्या, पोजीशन, क्या बताएंगे, पहला पोजीशन, दूसरा क्या बताएंगे, नेचर, तीसरी क्या बताएंगे, साइज। अब ध्यान से समझो, साइंस नहीं, पोजीशन की देखो अगर बात करें तो पोजीशन में हम क्या बोलेंगे कि हमारी जो इमेज है उसकी डिस्टेंस पोल से। पोजीशन का मतलब क्या, कि पोल से वो कितना दूर बना है, इसका मतलब v। ठीक है, पोजीशन, भाई हमने कहा यहां पर इमेज बनी है तो मतलब पोल से वो कितनी दूर बना है, तो पोजीशन का मतलब क्या होगा, डिस्टेंस फ्रॉम पोल। ये होगी पोजीशन का मतलब, ये होगा पोजीशन का मतलब, ठीक है ना, कि भाई पोजीशन, इमेज की पोजीशन कहाँ है। ठीक, दूसरा नेचर में देखो हम लोग 2 बातें बताएंगे। नेचर, एक कोई भी जब इमेज बनता है तो उस इमेज का जो है वो 2 तरीके का नेचर हो सकता है, या तो रियल या तो वर्चुअल। बात समझ में आई, क्या होगा, रियल एंड वर्चुअल। अब देखो इस रियल और वर्चुअल में, ठीक है, और भी हमारी चीजें आती हैं, इरेक्ट भी आता है और इन्वर्टेड भी आता है, तो उसकी भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। फिलहाल मेन 2 बातें तुम लोग को ध्यान रखनी है कि भाई नेचर कैसा होगा, या तो रियल होगा या तो वर्चुअल होगा। ठीक है, साइज की बात करें, साइज में हो सकता है या तो ऑब्जेक्ट से बड़ा बने, या ऑब्जेक्ट से छोटा, या ऑब्जेक्ट के साइज का। बात समझ में आ रही है, 3 कंडीशन हो सकती है ना, या तो जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा हमारा इमेज ही बन जाए, तो बोलेंगे सेम साइज। अगर बोल दिया जाए कि जितनी बड़ी ऑब्जेक्ट थी ऑब्जेक्ट से बहुत छोटी बनी है, तो बोलेंगे हाईली डिमिनिश। डिमिनिश मतलब बहुत छोटा। अगर बोल दिया कि ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ा बन गया, ऑब्जेक्ट छोटा सा था, इमेज बहुत बड़ा बन गया, तो बोलेंगे इनलार्ज। क्या बोलेंगे, तो 3 बातें ध्यान रखनी है, इनलार्ज,
सेम साइज, ये कंडीशन है, ठीक है। तीनों में से कोई एक ही होगा, ऐसा नहीं कि तीनों हो जाएगा। सेम साइज और लास्ट वाला क्या होगा, एंड डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटा, वेरी स्मॉल, ठीक है। जैसे मान लो कि अगर हम मून को देखें अगर टेलीस्कोप से ना, तो क्या हमें वो बहुत बड़ा नजर आएगा, छोटा सा ही नजर आएगा। भाई मून तो बहुत बड़ा है, इतना बड़ा इमेजिन भी नहीं कर सकते, लेकिन अगर देखेंगे तो क्या होगा, छोटा ही नजर आएगा ना, है ना।